नमस्कार। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस से संबंधित आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि आगामी परीक्षाओं में ईवीजीसी के लिए आकांक्षित हैं। तो ईवीजीसी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हम शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन से संबंधित वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शैक्षिक मार्गदर्शन होता क्या है, व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस को अगर आपको समझना है तो आपको कुछ ऐसे समझना होगा कि ये स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट की जो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज होती हैं उसके आधार पर उसकी मैक्सिमम एजुकेशनल ग्रोथ करने के लिए उनको सिलेक्शन और चॉइस करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाता है जिसके द्वारा वो एजुकेशनल एडजस्टमेंट कर पाते हैं वही एजुकेशनल गाइडेंस है। तो किसी भी एक कक्षा में बच्चे किसी सब्जेक्ट में अपने पढ़ने के तरीके में या फिर सब्जेक्ट के चॉइस में, इसमें जहाँ पे भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी उनके जीवन में चुनौती आ रही होती है, उसको जब वो सामना करते हैं, उसको जब तरीके से वो डील करते हैं तो ये कहलाता है एजुकेशनल गाइडेंस। तो इसको अगर एक लाइन में बताया जाए तो एजुकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग हेल्प, यहाँ पे असिस्टेंस कर लीजिएगा बिकॉज असिस्टेंस इज द राइट वर्ड। तो एजुकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग हेल्प टू द स्टूडेंट्स इन द प्रॉपर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट। तो प्रॉपर एजुकेशनल डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट हो, इसके लिए एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प करती है। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक 11th स्टैंडर्ड में आप गए, आपकी इच्छा थी कि आप कॉमर्स लें या साइंस स्ट्रीम लें, लेकिन आपका जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो उतना बेहतर नहीं बता रहा है। तो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति है जो वोकेशनल गाइड है वो क्या सजेस्ट करेगा, जो कि एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति आपको गाइड करेगा कि भाई क्योंकि आप मैथ्स और उससे जुड़े हुए दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 11th स्टैंडर्ड में आपने अगर कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम ली तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और इसके ये फिर दूसरा वो ये बताएगा कि इस सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे एवेन्यूज जुड़े हुए हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं तो भी आप फर्दर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो यूपीएससी हो। और इस तरीके से वो आपके सामने ऑप्शंस रखेगा, जिन ऑप्शंस में आप चॉइस करेंगे और सिलेक्शन करेंगे अपनी कैपेसिटी और एबिलिटीज के आधार पे। इस तरीके से एक जो ट्रिवियल कंडीशन थी उसमें आप एजुकेशनली एडजस्ट हो पाएंगे और यही होगा एजुकेशनल गाइडेंस। तो अगर मैं थोड़ा सा रोक करके आपको एक चीज समझा दूं कि जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस 3 प्रकार का होता है। आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा अभी वोकेशनल गाइडेंस से, क्योंकि अभी हमने एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में बताया। तो एक होता है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा होता है वोकेशनल गाइडेंस और तीसरा होता है इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल गाइडेंस। तो ये 3 फील्ड हैं जिनको कि हम इसमें देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चेकिंग द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन क्या है ये, वाई इज इसेंशियल टू इम्पार्ट एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस क्यों जरूरी है। अगर आपने टाइम पे किसी ऐसे बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस दे दी जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रहा है एग्जाम्स में, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्जाम में फेल कर जाए, लेकिन वो फेल करने के बाद में भी ड्रॉप आउट नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्लास में फेलियर है, कोई लाइफ में फेलियर नहीं है, दूसरे भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। स्टैग्नेशन नहीं आएगा। दूसरी बात कि हम बच्चे को उस किताबी नॉलेज और उस एकेडमिक अचीवमेंट से ज्यादा बेहतर एक एम ऑफ एजुकेशन की तरफ ले जा पाएंगे, खुद में बेहतर होना। मेकिंग राइट एजुकेशनल चॉइसेस, जो भी एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो काउंसलर और गाइड लगे होते हैं वो बेहतर एजुकेशनल चॉइस करने के लिए आपको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रॉपर एजुकेशनल एडजस्टमेंट आपका हो पाता है और इस तरीके से आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो पाते हैं। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो बेसिकली अमेरिका से की गई थी। यूएसए में सबसे पहले वोकेशनल गाइडेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था और वोकेशनल गाइडेंस को सेकेंडरी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से वोकेशनल गाइडेंस अवेलेबल होती है। इसके 2 सेक्शन बोले जाते थे। एक तो था भाई देखो याद रखना चूज, और दूसरा था प्रिपेयर।
ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो गाइडेंस का, एजुकेशनल गाइडेंस का जो रूप था वो यूएस में चालू हुआ था वोकेशनल गाइडेंस के रूप में, क्योंकि उसे सेकेंडरी स्कूल्स में लागू किया गया था, इसलिए बाद में एजुकेशनल गाइडेंस को सेपरेट कर दिया गया वोकेशनल गाइडेंस से। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस। लेकिन वोकेशनल गाइडेंस को देखने से पहले हमें समझना होगा कि भाई वोकेशनल गाइडेंस की शुरुआत हुई वोकेशनल ब्यूरो से। भाई ये वोकेशनल ब्यूरो क्या है? वोकेशनल ब्यूरो 1908 में बोस्टन में बनाया गया था। बोस्टन है यूएसए में, और इसके एस्टैब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही पार्सन्स की। तो पार्सन्स ही थे जिन्होंने की ये बुक लिखी थी, जो आपको बिल्कुल याद ही करनी पड़ेगी, चूजिंग ए वोकेशन। ये बुक है जो सबसे शुरुआत में इस एक्सपीरियंस को लेकर के पार्सन्स ने लिखी थी, और यही था बोस्टन का वोकेशनल ब्यूरो, जहां से वोकेशनल गाइडेंस की शुरुआत होती है। मैं इसको मिटा दूंगा तो आप इसको कॉपी कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क अराउंड हिम। अब यहां पे हिम कहीं ये आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज हिम और हर मान करके चलिएगा उसे। टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क फॉर हिम, कि भाई वर्ल्ड ऑफ वर्क को समझना, कार्य को समझना। पहले तक हम क्या बात कर रहे थे कि भाई एजुकेशनल गाइडेंस, तो एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशन को समझना कि वो आगे के लिए उसे तैयार कैसे करेगी। अब हम बात कर रहे हैं वोकेशनल गाइडेंस की। तो वोकेशनल गाइडेंस क्या हुआ कि जो दुनिया जो आसपास में है, जिसमें कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम, उस काम वाली दुनिया को समझना कि वो उसके लिए उससे कैसे जुड़ी हुई है। टू डेवलप एन एडिक्वेट कॉन्सेप्ट ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज रोल इन वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि मतलब पहले तो ये समझना कि बाहर क्या चीज काम है, क्या करके पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या करके अपना जीवन सर्वाइवल किया जा सकता है। फिर ये देखना कि इस सर्वाइवल के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो इसमें हेल्प कौन करेगा? वोकेशनल गाइड करेगा। टू मेक ए प्रॉपर डिसीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीजन रिगार्डिंग हिज ऑक्यूपेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिगार्डिंग एक डिसीजन बनाना। हेल्प्स वन टू प्रिपेयर फॉर एंटरिंग इनटू डिजायर्ड प्रोफेशन। अब डिजायर्ड प्रोफेशन में जाना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट you choose a job and then you go for the job। तो सबसे पहले आपको उस वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाना है। जब आप एक बार पहुंच गए, कुछ करने लगे, उसके बाद आपको वो करना है जो आप पसंद करते हैं। यही तरीका है, तो यही हम गाइड भी करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज चॉइस। तो उसकी अपनी चॉइस के ऑक्यूपेशन में हमें क्या करना होता है? हम वोकेशनल गाइडेंस में कभी भी फोर्स नहीं करते। वी डू नॉट फोर्स आवर चॉइसेस, हम फोर्स नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? हम ऑप्शंस रख देते हैं सामने, और लेट द पर्सन चूज, कि वो क्या चूज करना चाहता है। तो हमें क्या देखना होता है कि उसके चॉइस के ऑक्यूपेशन में जाए वो, और क्योंकि अगर वो अपने पसंदीदा कार्य में जाएगा तो वहां पे उसका एडजस्टमेंट रिलेटिवली इजी होगा, क्योंकि वो उसे पसंद आ रहा है कार्य। तो आगे बढ़ते हैं। एम्स टू ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू इंडिविजुअल्स एंड टू द नेशन, और aims to conserve human as well as national resources by placing the proper person at a proper place। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देखने की जरूरत है कि यहां पे मैं तो यही करता हूं कि अपने सामने ना एक हायरार्की होनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है वो पर्सन, तो वो उस पर्सन को सही ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए। फिर दूसरा, क्या उसको सही जॉब मिलने से
क्या उसका सही ऑक्यूपेशन प्राप्त होने से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसा ना हो कि किसी एक का ऐसा कार्य है जो कि सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है, जिससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है या दूसरी चीजें हो रही हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, क्या ये सब होने से एक नेशनल जो हमारा एम है, क्या वो अचीव हो रहा है। और अगर ये सब हो रहे हैं तो फिर वो इंटरनेशनली तो महत्व का हो ही जाएगा अपने आप ही। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करते हैं, फिर सेकंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप, एंड दिस इज हाउ वोकेशनल गाइडेंस हेल्प। तो जो वोकेशनल गाइडेंस होता है, मैं एक बार समरी कर देता हूं। वोकेशनल गाइडेंस जो होता है वो पर्सन, सोसाइटी और नेशनल रिसोर्सेज को और रिक्वायरमेंट को देखते हुए व्यक्ति को वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है। इस उद्देश्य से दिया जाता है कि वो अपने आसपास के काम की दुनिया को समझे और उसमें अपना सर्वाइवल ढूंढ पाए और अपने लिए अपने पसंद की जॉब को प्राप्त कर पाए। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम व्यक्ति की हॉबी को जानने की कोशिश करते हैं और उसकी हॉबी से, उसके इंटरेस्ट से होते हुए उसको जॉब प्रोफाइल सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यही वोकेशनल गाइडेंस है। और ये शुरुआत हुई थी 1908 में। पार्सन्स ने वोकेशनल ब्यूरो बोस्टन में स्थापित किया था, वहीं से वोकेशनल गाइडेंस की शुरुआत हुई है। चूजिंग ए वोकेशन, ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसे याद रखना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसको कि हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको अब कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा जो कि आप देख सकते हैं, कुछ एक सेक्शंस को, उसके सभी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। खैर, तो वोकेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अब वोकेशनल डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि भाई अगर इंडिया की अगर बात करें तो 65 मैक्सिमम वो एज है जिसमें कि रिटायरमेंट हो जाता है। यही एज है ना, तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रही है 64 की एज से। और 14 से कम का बच्चा किसी खतरनाक कार्य में नहीं लग सकता, तो ये 14 की एज से कर रही है। तो आप याद रखेंगे 5 स्टेजेस से होकर के आपका वोकेशनल डेवलपमेंट गुजरता है। कितने स्टेजेस से? 5 स्टेजेस से होकर के। सबसे पहली होती है ग्रोथ स्टेज, जिसमें कि आप इस योग्य हो रहे होते हो कि आप किसी कार्य को कर सको। तो 14 की एज के बाद आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चालू कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ पे लगभग 15-16 के आसपास दी जाती है 11th स्टैंडर्ड में, वैसे कर 9th स्टैंडर्ड में ही देनी चाहिए। और महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। तो खैर, ये हो गया 14, बर्थ से 14 और 14 से आगे 24, ये एक्सप्लोरेटरी एज होती है जिसमें कि आप ये हो गई ग्रोथ पीरियड, ये हो गई एक्सप्लोरेटरी पीरियड। तो एक्सप्लोरेटरी पीरियड जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपका पसंद का काम क्या है, किस काम में पैसा ज्यादा है, किस काम में मतलब मनी, फेम एंड नेम, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। इस दौरान कोशिश होनी चाहिए कि जो पेरेंट्स का रोल होना चाहिए वो आपको एक्सप्लोर करने दें, आपको एक्सप्लोर करने दें और फिर आपकी पसंद के अकॉर्डिंग वो कार्य करें। लेकिन हमारे यहां होता उल्टा है। तो हमारे यहां कहीं ना कहीं पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सर्कल, ये सब मिलकर के एक पहले से ही सीन क्रिएट कर देता है और जिसे हम केवल एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सप्लोर नहीं करते। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम एंड अप हो जाते हैं एक ऐसे जॉब के लिए जो हम वास्तविकता में करना नहीं चाहते। तो हमारा एक्सप्लोरेशन उसको लेकर के बहुत कम होता है। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना चाहिए दैट हु एम आई। तो 14-15 की एज में अगर आपने ये देख लिया कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, तो आप बेहतर चॉइस कर पाएंगे। पेरेंट्स को भी इसमें सही भूमिका अपनानी चाहिए। इसके बाद 24 से 44 की एज होती है कि आप अपनी फील्ड चूज कर चुके होते हैं, उस फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट की एज होती है। 44 से 64 क्या होता है, आप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इस दौरान ये एज है जहां तक कि आप पैसा कमा चुके हैं, अब आप यहां पे अपना नाम कमा रहे होते हैं। तो यू वर्क फॉर योर नेम एंड देन यू गो फॉर योर फेम। तो फिर आप सोचते हैं कि आप महात्मा गांधी, अन्ना हजारे या जवाहरलाल नेहरू बन जाएं या जो भी है। तो खैर, ये 64 की जो एज है ये आपकी रिटायरमेंट की एज होती है, यानी कि आप वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं और अगर उसके बाद भी अगर लंबा समय रह गया तो फिर आप संन्यास आश्रम में जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। हम यहां पे आए इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन समझा देना चाहता हूं कि यहां पे एक तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि यूथ
एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, बिकॉज क्या होता है, क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कुछ फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन से जोड़ करके आते हैं। तो यूथ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ये क्या है, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ही है जो कि वोकेशनल गाइडेंस को एक दूसरे तरीके से डालता है। इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर जो स्कूल फेज होता है, आप जब स्कूल में होते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं आपके रिक्रूटमेंट होने लगते हैं, जिसे आप आज की डेट में कैंपस सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए एक बुक है जो कि आप अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो फ्रैंक लेविट की बुक है, फ्रैंक एम लेविट, और आप इस बुक को कर सकते हैं। फ्रैंक एम लेविट ने वोकेशनल एंड मॉरल गाइडेंस ये बुक लिखी है, वोकेशनल एंड मॉरल गाइडेंस, तो जिसमें इस चीज़ के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और स्कूल गाइडेंस से कैसे वो एजुकेशनल गाइडेंस से वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस से वोकेशनल सर्विसेज एंड फर्दर उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट होगी, आप इसको देख सकते हैं, फ्रैंक एम लेविट की बुक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू इम्पार्ट एजुकेशन और वोकेशनल गाइडेंस टू पीपल। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं, ये हैं 4 स्टेजेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो जब भी कोई वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। आप जब वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को तो यही 4 स्टेजेस आपको लेकर के चलनी है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि वो है कौन, उसके बारे में जानना, उसके हॉबीज के बारे में जानना, उसके दिनचर्या के बारे में जानना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो शुरुआत होती है, ये जो मतलब 4 स्टेजेस हैं, ये लगभग 20 ईयर्स पहले ये प्रोग्राम चालू किया गया था नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन। ये 20 साल पहले यूएसए में चालू किया गया था, जो मैंने आपको नाम बताया है, नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन के रूप में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके अंदर ये देखा गया कि जो स्कूल के अंदर हम किस तरीके से गाइड करें और उसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये पूरा का पूरा प्लान जो था वो फ्रैंक लेविट का मैंने नाम बताया, फ्रैंक लेविट के ही प्रपोजल के आधार पे किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है यूएस में वोकेशनल गाइडेंस को आगे बढ़ाने में फ्रैंक लेविट का। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो 4 स्टेजेस हैं ये वहीं से आई हैं, और इन 4 स्टेजेस में सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर होता है रेंडरिंग काउंसलिंग, और उसके बाद में होता है रेंडरिंग गाइडेंस और या फिर काउंसलिंग, और फिर होता है फॉलो अप प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जब हम काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे तब भी यही 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये 4 स्टेजेस आपके बहुत काम में आएंगी। और कब हम इन 4 स्टेजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और इन्हें 5 या 6 तक लेकर के जा सकते हैं, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे से जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे से मीनिंग पे से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा जो एजुकेशनल गाइडेंस क्या है या वोकेशनल गाइडेंस क्या है, कितने प्रकार का गाइडेंस होता है, हमने आज किया कि स्टेजेस कितनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में की। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे भी इससे एक एक करके चलेंगे और आगे भी दूसरी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।